लास्ट क्लास में जितना भी हमने ये काम किया था, रिलेट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ। जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, अब ये हायर एनर्जी किसी भी शेल की हो सकती है, लोअर एनर्जी किसी भी शेल की हो सकती है। इसकी एनर्जी मान लो E2 है, इसकी एनर्जी मान लो E1 है, तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ये किसके इक्वल हो जाता है? HC ओवर लैम्डा के। तो यहां से मैं लैम्डा कैलकुलेट कर सकता हूं। लैम्डा विल बी इक्वल टू HC ओवर डेल्टा E2 माइनस E1। लैम्डा जब पता चल जाएगा तो आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ पता कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग इसका एक नाम रख दोगे वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन का। क्या नाम रखोगे? या उसे कॉस्मिक रेज बोलोगे, या उसे आप गामा रेज बोलोगे, या एक्स रेज बोलोगे, या अल्ट्रावायलेट रेज बोलोगे, या विजिबल रेंज की रेज बोलोगे, या इंफ्रारेड, या माइक्रोवेव, या रेडियो वेव। इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ऐसा कुछ होता है। इनकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, ये एनर्जी का ऑर्डर नहीं है, वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ उससे कम, उससे कम और कम, अल्ट्रावायलेट की कम, एक्सरे की और कम, कॉस्मिक रेज की सबसे कम, सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होगी। तो हम अगर इस पूरे चार्ट को कंसीडर करते हैं तो एक ही चार्ट हमें नजर आता है। रेडियो वेव सबसे लंबी, वेवलेंथ इसका बहुत बड़ा, बहुत लंबी एक वेव होती है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो सकता है? 10,000 मीटर भी हो सकता है। ये 1 मीटर से लेकर के 10⁶मीटर के बीच में वेवलेंथ जो आएगी वो रेडियो वेव कहलाएगी। 1 मीटर से 10⁻³ तक जो आएगी वो माइक्रोवेव कहलाएगी। इंफ्रारेड कहलाएगी 10⁻³ से लेकर के यहां तक 750 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड। ये वाली जो रेंज है ये कहलाती है कि ये विजिबल रेंज है। ये हमारे काम की होती है, इसलिए इसे एलैबोरेट करके दिखाया गया है, इसको डिटेल से समझाया गया है, क्योंकि विजिबल रेंज में भी कई सारे कलर होते हैं। भाई विजिबल, ये जो सनलाइट हमें नजर आती है ये एक एक वेवलेंथ नहीं होती, ये बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये हो गया, बहुत सारे कलर जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्स होने के बाद एक वाइट कलर शो करते हैं। एक कलर व्हील वाला एक्सपेरिमेंट कभी सोचा हो अगर आपने? क्या करते हैं, एक व्हील लेते हैं, इस व्हील में अलग अलग कलर, 7 के 7 कलर एक प्रपोर्शन में लगा देते हैं। यहाँ रेड लिख दिया, यहाँ वॉयलेट लिख दिया, यहाँ ब्लू लिख दिया, अलग अलग एक ऑर्डर में लिखते हैं ये कलर, जो भी ऑर्डर होता है। जब हम इस व्हील को बड़ी तेजी से घुमा देते हैं तो ये व्हील व्हाइट नजर आता है। दैट मीन्स ये जो लाइट आती है सन से, ये जो कलरलेस नजर आ रही है, जब हम यहां एक प्रिज्म रख देते हैं तो प्रिज्म रखने पर ये स्प्लिट कर जाती है कई सारी वेवलेंथ में, अलग अलग कलर। ये कोई ब्लू होगी, कोई वॉयलेट होगी, विब ग्योर के नाम से आपने पढ़ भी रखा होगा, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस ऑर्डर में ये स्प्लिट कर जाती है विजिबल रेंज। यानी जो लाइट आ रही है सन से या कहीं और से भी, एटम से भी आ सकती है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में है, ये वाली रेंज है, तो उनमें भी कई सारी होंगी ना। उसमें 750 से जो 700 वाली होगी वो रेड होगी, ये वाली, यहां तक कि ये रेड है। उसमें 500 से लेकर के 400 ब्लू शेड होगा, उसमें 600 या उसके आसपास येलो शेड होगा, और सारे कलर इन बीच में ही होते हैं। जितने भी कलर हम इमेजिन करते हैं वो सब इन्हीं के बीच में होते हैं कहीं, जितने भी कलर आप सोच सकते। ये विजिबल रेंज की बात की, तो यहां से इसे एलैबोरेट करके शो कर दिया गया। ये कलरलेस हो, ये नजर नहीं आते, ये नजर नहीं आते, एक्सरे वगैरह नजर नहीं आते। हाँ, इनके इफेक्ट हम देख सकते हैं। किसी रेडिएशन को जब हम पास कराते हैं जिंक सल्फाइड से तो हमें वो फिर अपीयर हो जाएगा, फिर चमक पैदा करेगा, तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि हो सकता है वहां कोई
एक रेडिएशन आ रहा, और ये रेडिएशन हम पता कैसे करते हैं? ये पता करते हैं हम किसी एक एनर्जी के डिफरेंस से। तो जो मैंने आपको ये आपके लेवल पर आकर के बात को बताया है, सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर या लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एमिट करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी का एमिशन या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की फॉर्मेट में होगा, और ये रेडिएशन बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इसके दो वेक्टर्स होते हैं। ये दो तरीके से अपनी, जब ये चलता है रेडिएशन किसी एक तरफ, जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करता है, तो इसका कुछ एक चारों तरफ माहौल होता है, इसका चारों तरफ एक एनवायरनमेंट चलता है, उसको हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दैट मीन्स एनवायरनमेंट में कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे, उसके जस्ट परपेंडिकुलर, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से यहां जा रहा है, ये सोर्स है, ये इसके चलने का सीधा एक डायरेक्शन है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो फर्दर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक वेक्टर हुआ करता है। ऐसा हम सोच करके चलते हैं। ये सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज के बड़े बड़े लॉज हैं, उन लॉज को हमने सिंप्लीफाई करके यहां इस तरह से समझ लिया। तो ये इनफैक्ट यहां तक हमने लास्ट क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। और फर्दर अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जो लाइट है उसकी क्वांटम थ्योरी, जो लाइट लाइट का मतलब आप ये समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ये विजिबल समझ लो, आप अल्ट्रावायलेट समझ लो, इंफ्रारेड समझ लो, माइक्रोवेव समझ लो। लाइट मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, या आप ये बोल दो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, अगर लाइट में दिक्कत है तो। क्योंकि जो हमारी लाइट है वो भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना। क्वांटम क्या चीज है, क्या मतलब है क्वांटम का? क्वांटम का मतलब ये है एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल। अब हमारी दुनिया में छोटे पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि एक डॉट हल्का सा, नहीं, इतने छोटे नहीं, इससे भी कहीं 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 ज्यादा छोटे पार्टिकल, इतने छोटे पार्टिकल कि आप हैरान रह जाओ। कि अगर मैं एक प्रोटॉन की भी बात कर दूं तो प्रोटॉन के साइज को अगर आप देखोगे तो एटम के साइज के कंपैरिजन में तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का साइज नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल इन लेवल की हम बात कर रहे हैं। क्वांटम हम किसे कहते हैं? यानी इतना छोटा पार्टिकल जिसका मास ना के बराबर हो, बिल्कुल, मतलब जीरो आप कह दो तो कोई फर्क ना पड़े। उसके अगर मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी आप एटम ले लो तो भी वो इतना ना बन पाए। अब आप जैसे कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ किलोग्राम ऑर्डर का होता है, तो आप देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर मैं 10⁻³ इलेक्ट्रॉन लेता हूं तब 1 किलोग्राम बनेगा। 1 ग्राम में कितना बन जाएगा? 1 ग्राम में 10⁻28 बन जाएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, आप इमेजिनेशन से बाहर हैं। मोल से भी ये कितना ज्यादा है, मोल में भी 10⁻23 लेवल की बात होती है। उससे भी आगे हमने 5 जीरो और बढ़ा रखे, यानी मास है ही नहीं लगभग। ये इस लेवल का अगर कोई पार्टिकल है तब हम उसे क्वांटम कह सकते हैं। यानी एक्सट्रीमली 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 स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्वांटम कहते हैं। ये पार्टिकल एंड वेव का आपस में संबंध होता है। जब हम ये बोल रहे हैं कि कोई रेडिएशन
एमिट हो रहा है, मतलब n इज इक्वल टू, मान लो 3 है तो n इज इक्वल टू 2 में ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो मैंने ये बोली कि ये रेडिएशन बाहर निकला जिसकी एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ थी। ये डेल्टा E एनर्जी मतलब E3 थर्ड शेल की एनर्जी माइनस E2 इज इक्वल टू hc/λ। ये है, ये एनर्जी की बात हुई है। अगर मैं इसको वेव कह रहा हूं तो इसकी वेवलेंथ आ गई है। और अगर एक और बात है एडिशनल प्लस, यहां तक जो पढ़ा उसके बाद की अब बात है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तब ये एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में? एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट। अगर मैं इस वाली साइड नहीं देखता है, दोनों बराबर हैं, दिस इक्वल टू दिस है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस, जस्ट मैं एनर्जी की बात करता हूं, डेल्टा ई की बात करता हूं, तो ये जो एनर्जी पैकेट होगा, एक कोई डब्बा है, एक कोई पैकेट है, वो एनर्जी का पैकेट है। हम अपनी डेली लाइफ में पैकेट देखते ही हैं, किसी भी चीज का पैकेट हो सकता है, चॉकलेट का पैकेट हो सकता है, और आपका किसी टॉफी का पैकेट हो सकता है, किसी बिस्किट का पैकेट हो सकता है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल एक पैकेट जो बस एनर्जी है, उसको कहते हैं हम क्वांटा या क्वांटम। अगर मैं इस वाली साइड देखूंगा तो ये एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट, यानी अगर ये पार्टिकल बोल दिया तो इतनी एनर्जी का पार्टिकल, और अगर ये वेव बोल दी तो इतनी वेवलेंथ का एक वेव। दैट मींस ये रिलेशन वेवलेंथ का एंड पार्टिकल का हो गया। या आप ऐसे भी बोल दो कि ये जो एनर्जी का गैप है, अब इस वाली बात को समझना, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का वेट, जो भी सामान इसमें है टोटल मिला करके, उस बॉक्स का वेट मेरे पास सपोज करते हैं 1 kg है, और इसका जो ये कवर है ये 0 वेट का, ये कुछ नहीं है इसमें वेट, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें ही हैं, ये जो गोल गोल भरी हुई हैं बस इसमें ये सारी चीजें हैं इसमें, बाकी इसका बॉक्स का अपना वेट नहीं है, 1 kg है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो एक कोई ऑब्जेक्ट है, एग मान लो, चलो ये एक, ये सपोज करते हैं 100 ग्राम का है एक, तो टोटल कितने एग इसमें होंगे? टोटल एग की संख्या हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 100। आप बोलोगे कि 10 एग हो सकते हैं। अब हम इसको ठीक यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। ये एनर्जी है, उस एनर्जी का कोई मैग्नीट्यूड है, सपोज करते हैं कि 1000 कैलोरी एनर्जी हो गई, या किसी भी यूनिट में, और यूनिट में जूल में निकाल सकते हो एनर्जी, या किसी और फॉर्मेट में निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो, ये एनर्जी आपने बता दी। तो ये एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये 1000 है, 1000 को जब मैं डिवाइड करूंगा, जैसे ये 1000 ग्राम था, इस 1000 को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं, मैं ये कभी भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास
150 एग हैं। क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि अगर मैं 1000 को 150 से डिवाइड करता तो फ्रैक्शनल वैल्यू आती। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती तो एग की संख्या तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। पैकेट तो नंबर में होंगे, इंटीजर में होंगे। अगर पैकेट नंबर में है, इंटीजर में है, तो सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं एनर्जी पर। यहां जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट नहीं करता। कंटिन्यूअस करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू एनर्जी की ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई एक मिनिमम नंबर होगा, उस मिनिमम नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये एनर्जी का गैप। और वो जो सबसे छोटा एनर्जी का नंबर है या सबसे छोटी एनर्जी की क्वांटिटी है, वो किसी एक एनर्जी पैकेट को बोलेंगे हम कि ये एक एनर्जी पैकेट था। समझने की बात है, और आपकी रेंज से बाहर नहीं है, समझ सकते हो। जैसे हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि हमारे पास कार की गिनती होगी, किसी के पास अगर कोई रॉयल बंदा है तो मान लो किसी के पास 1000 कार हैं, 2000 हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि वो मेरे पास 500.93 कार्स हैं। ऐसा नहीं बोलेगा, या तो 500 बोलेगा या 501 बोलेगा। यानी 1 का मल्टीपल चल रहा है, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं बोलेगा कि 3.5 कार है। ऐसे ये जो एनर्जी का अंतर है, ये डेल्टा ई, ये किसी एक बहुत छोटी एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये सबसे छोटी एनर्जी का पैकेट जो बनता है उसको हम फोटोन कहते हैं। उसको हम ये बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी पैकेट। इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन के केस में हम इस एनर्जी पैकेट को बोल देते हैं कि ये फोटोन है। आप मत बोलो फोटोन, एनर्जी पैकेट बोल दो। बस एक अंतर है इसमें। और जो अभी तक एनर्जी का कंसेप्ट आपके दिमाग में था, एनर्जी, यहां ये वाली एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, न्यूटन वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं कि कितनी फोर्स लगाई कितनी एनर्जी चाहिए। वो फ्रैक्शनल में हो सकती है। जब कभी कोई एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी हायर से लोअर या लोअर से हायर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, तो जो एनर्जी निकलेगी वो किसी एक फिक्स एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। वो बहुत छोटा अमाउंट जो होगा, मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। जैसे किसी किसी पैकेट में एग्स हैं तो वो एक नंबर का मल्टीपल हो सकते हैं, 1 का मल्टीपल हो सकते हैं। तो 1 एग होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, हजार लाख करोड़ अरब जितने भी ले लो आप, लेकिन एक डेढ़ नहीं आएगा कहीं पर, मींस कहीं फ्रैक्शनल नहीं आएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्वांटा समझना पड़ेगा, क्वांटम समझना पड़ेगा किसे कहते हैं। करने को कर लो, बस एनर्जी पैकेट कह के काम चल जाता है, लेकिन बात कंसेप्ट की है तो कंसेप्ट समझ करके काम चलेगा। दिमाग तेज करना है, ना कि रटना है चीजों को। तो क्या बात हो गई? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अपनी मर्जी की नहीं, जो कि एग्जिस्ट करती है, दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही बोल सकता हूं कि क्या है, ये एनर्जी पैकेट है। क्या बात पता चली? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ऐसा नहीं है कि ये लेमडा कंटिन्यूअस है। एनर्जी का पैकेट अगर कोई एक है और वो एन मल्टीपल डेल्टा ई है, तो ये लेमडा भी कहीं ना कहीं क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये जरूर ऐसी कोई वैल्यू होगी लेमडा की जो हम ना लिख सकते हो कहीं, क्योंकि यहां भी लिमिटेशन है। जैसे मैं 1.53 एग नहीं लिख सकता, ऐसे मैं अपनी मर्जी की लेमडा की वैल्यू नहीं लिख सकता।
हाँ, ये होगा कि वो क्लोज होगी, एक लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, इसके बाद दूसरी लैम्डा की वैल्यू आ गई, एक वेव ये हो गई, एक दूसरी और वेव हुई, उसमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस होगा कोई। ऐसा नहीं मैं कि बिल्कुल इसको कंटिन्यूअस कर सकता हूं, कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूटी एंड क्वांटाइजेशन, ये दो बातें हो गई। कंटिन्यूटी क्या है? जैसे मैं बोल सकता हूं कि वेट किसी का कितना भी हो सकता है, किसी इंसान का वेट 110 kg है, सपोज करते हैं छोटा बच्चा है तो वो 50 kg है, सपोज करते हैं थोड़ा हेल्दी है तो 75-80 kg हो गया, 80.1 kg हो गया, 80 बहुत अच्छे हमने बैलेंस से किया तो 80.001 kg हो गया। ऐसे हम कितना भी वेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं गिनती करने को बोलता हूं कि किसी इंसान की गिनती करो, तो एक हो सकता है वो, या दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, या 4, 5, 6, 7, 8, इस तरफ से हो सकते हैं। आप नहीं बोलोगे कि 75.053 आदमी खड़े थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको करने को। तो एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, और एक क्या है, क्वांटाइज्ड है। मैं कहता हूं 1 किलोग्राम आप राइस ले लो, 1.1 किलोग्राम ले लो, 1.23 ले लो, 1.001 किलोग्राम ले लो, कितना भी ले सकते हो, बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे बैलेंस की। लेकिन अगर इसमें गिनती की बात करो कि राइस कितने हैं, तो वो फिक्स होंगे, एक ही टाइप का अगर राइस ले रहे हो आप। 1 kg में गिनती तो 1 kg किसी राइस के लिए आपने उसमें गिनती राइस के दानों की जो आएगी, ग्रेन्स की, फिक्स आएगी, और वो नंबर होगा, वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्वांटम थ्योरी का रिलेशन एनर्जी पैकेट से है, वेवलेंथ से है, एक फिक्स वेवलेंथ, एक फिक्स एनर्जी पैकेट। एनर्जी इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी पैकेट। सबसे छोटा एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटम, उसको हम नाम दे देते हैं क्वांटम ऑफ लाइट, और आपकी मर्जी है आप इसे ईएमआर बोलो। ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि लाइट पर आगे चल के एक्सपेरिमेंट हुए। आज हम जैसे पढ़ेंगे, एक डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, हम उसको क्योंकि डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं लाइट को हाईलाइट करके चल रहा हूं। तो एक साइंटिस्ट था प्लैंक, उसने बड़ा वर्क किया है, अपने सारी लाइफ इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पर लगाई। जो प्लैंक थे उन्होंने लाइट पर, रेडिएशन पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर, इन पर पूरा वर्क किया, और पूरी लाइफ से ये कंक्लूजन निकाला था कि जो डेल्टा ई होता है वो इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होता है। ये बात मैं आपको बता चुका। या इस रिलेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा ई जो होता है वो एच न्यू ओवर लैम्डा होता है। ये एनर्जी पैकेट की बात हो रही है, और ये बात हो रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन की। अगर उसको आप एनर्जी पैकेट के टर्म्स में नहीं देखना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लो। वेवलेंथ नहीं निकालना चाहते आप, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी पैकेट निकाल लो। वो होता है ना, जब कहीं किसी बड़े, कहीं किसी फन क्लब में जाकर के आप खेलते हो तो वो टिकट्स निकल जाते हैं, टिकट से देते हैं, तो लास्ट में या तो आप उनके टिकट को कैश करा लो, या उनसे खेल और एडिशनल खेल लो। जैसे हम इलांते में जाते हैं तो इलांते में जाके वो एक सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे है, वो टिकट्स होते हैं, या वो तो रिडीम कर देता है वो उसको। तो ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, या तो एज इट इज एनर्जी पैकेट्स हैं, इनको कैश करा लो आप, एनर्जी के बराबर रखवा लो, या इसके इक्विवेलेंट कोई आप वेवलेंथ ले लो, इसके इक्विवेलेंट आएगी बिल्कुल वेवलेंथ। और अगर ये क्वांटाइज्ड है तो ये भी क्वांटाइज्ड होगा। अगर टिकट 5 है या 10 है या 11 है, तो टिकट ऐसे तो नहीं चलते ना वो कि 5.5 टिकट है मेरे पास। तो जो रिडीम होते हैं, जब आप कोई चीज उसके बदले की लेने लगते हो, तो वो तो फिक्स होती है कि इतने होंगे तो ये चीज मिलेगी आपको, उससे कम ज्यादा में काम नहीं चलेगा।
तो अगर मैं इसी बात को आगे प्रोसीड करता हूं, तो जो प्लैंक्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इन सारी चीजों को। द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम ऑफ लाइट। यही बात अभी तक मैंने इतनी देर तक डिस्कस की है, टाइम लगाया इसको समझाने में। अपनी मर्जी की ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी में एंड क्वांटाइजेशन में अंतर समझो। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज होने का मतलब किसी एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल ये होगा और n का मल्टीपल होगा। हम इसे नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं क्वांटम, या आगे चलकर इसको बोला गया फोटोन। एक क्वांटम, बहुत ही कम एनर्जी वाला एक क्वांटम होगा, उसको हमने फोटोन कह दिया। ये बंडल है, एनर्जी का बंडल है, बस एनर्जी का पैकेट है। और हम एक फोटोन की एनर्जी बहुत ही डेफिनेटली कम होगी, एक बड़ा छोटा है ये तो नेग्लिजिबल होगी। तो हम 1 मोल की बात करेंगे, 2 मोल की, हाफ मोल की, 3 मोल की बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि किसी एक फोटोन की एनर्जी ई नॉट है। सिंगल फोटोन की बात हुई है अब। तो जब कोई ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक, डेल्टा ई जो होगा, तो इसमें टोटल कितने फोटोन निकलेंगे? या तो एक निकलेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये एन ई नॉट, यानी ये एन कोई इंटीग्रल होगा, इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो एन हमें यहां कोई इंटीजर लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये बात चलेगी। अब ये जो थ्योरी प्लैंक्स वाली थी, प्लैंक ने थ्योरी दी थी, ये बस उसी तरह से है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो एनर्जी हम कर रहे थे, अब मैं पुरानी वाली बात से रिलेट करता हूं इसको, जो अभी तक आप करते आ रहे हो, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ गया। अब तो यहां हम पूरी एनर्जी की बात कर रहे थे। मतलब ये ई क्या है? ये एन ई नॉट है, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई एन। मतलब हम फोटोन की गिनती कर सकते हैं। अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी पता है, मान लो ट्रांजिशन हुआ यहां से यहां तक, कोई ट्रांजिशन हुआ, हमने डेल्टा ई निकाल लिया। ये जो डेल्टा ई निकाल लिया, ये फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी आपको दे दी ई नॉट। तो ई नॉट एंड डेल्टा ई में क्या फर्क है? ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एन विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, यहां से यहां तक जो ट्रांजिशन होगा। तो मैं नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे? डेल्टा ई ओवर ई नॉट, मतलब एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी एमिटेड, एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड। टोटल फोटोन की गिनती मुझे पता चल जाएगी अगर एक फोटोन की एनर्जी मैं जानता हूं तब। अदरवाइज ट्रांजिशन तो हम पहले भी कर रहे थे अभी तक। थर्ड शेल से सेकंड शेल में लाने में कितनी एनर्जी एमिट होती है, ये बात तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एक सिंगल फोटोन की, इलेक्ट्रॉन की नहीं, जो एनर्जी है, दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू है। और न्यू क्या है? यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.6। याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाता है। जब बार बार यूज करोगे तो खुद ही हो जाएगा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। एक फोटोन की अगर बात करते हैं हम, ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच सी ओवर लैम्डा। एच सी ओवर लैम्डा
में c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा है वेवलेंथ। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, अगर हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर का मतलब हम सिर्फ पावर्स की बात करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं 5 इंटू 10⁻15, तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, छोटा नंबर है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ ऑर्डर की मतलब पावर्स की बात करता हूं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें कंसीडर करना है, तो ये ऑर्डर है कितना, 10⁻⁻34। एच प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए मैं सिर्फ ये लिखूंगा। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसमें से 3 मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्डर लेना है। और जो वेवलेंथ होता है लाइट के लिए 10⁻⁻10 या इसके आसपास का अगर मैं रखता हूं ऑर्डर, ये वेरी करेगा, देखो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेरी करेगा, अलग अलग रेडिएशन, लेकिन एक एवरेज ले लिया मैंने। बात ये मैं एवरेज की कर रहा हूं। वेवलेंथ, वेवलेंथ अलग अलग हो सकते हैं, रेड लाइट के लिए अलग होगा, ब्लू लाइट के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 10⁻⁻10 लेता हूं। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा ई नॉट का 10⁻, ये इधर मैं सब प्लस माइनस करता हूं तो 34, ये आ जाएगा ऊपर जा करके 24 हो जाएगा। 24 में से आप 8 और कम कर देते हो तो -16 आ जाएगा, और आएगा ये जूल में। तो हमारा ये ऑर्डर आया, मींस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रहे ये, और ये भी एवरेज वैल्यू लैम्डा की लेकर के आई है। क्या चीज निकाली मैंने, ये एक फोटोन की, सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर मैं ऑन एन एवरेज 10⁻⁻10 वेवलेंथ लेता हूं मीटर में, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 10⁻⁻16 जूल एक फोटोन की एनर्जी। बहुत ही कम है, और है भी तो फोटोन होता भी क्या है, होता भी तो बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, इसे अगर मोल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एक मोल फोटोन की एनर्जी, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई एक फोटोन की एनर्जी। अब तो कंसिडरेबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कितने सारे जूल हो गए देखो, इसी को देख लो, 4 और 3 7, 10⁻7 जूल हो गया, 10⁻4 किलो जूल हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। यहां से हम एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालने का ये तरीका, सिंगल फोटोन की सॉरी एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अब हम इस सारी बात को रिलेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। क्या होता है फोटो मतलब फोटोन, ये जो वर्ड चला रहा है सारी दुनिया में, लगभग 100-120 साल पहले के करीब ये शुरुआत हुई थी। जब फोटोन शब्द शुरू हुआ दुनिया में, तो फोटोन से फोटो आ गया। लाइट की बात जहां पर आई, क्योंकि पहले पुराने जो कैमरा होते थे वो, अगर आपने कहीं देखा हो यूट्यूब वगैरह पर, तो वो बिल्कुल कवर करके डार्क करके लाइट डालते थे उस पर, तो केमिकल इफेक्ट होता था। आजकल तो डिजिटल है, लाइट से कोई रिलेशन नहीं है इसका, मींस केमिकल रिएक्शन से रिलेशन नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन है सारा का सारा। लेकिन पहले फोटो अलग तरह से होते थे, नाम तो वही चला आ रहा है। तो फोटो, फोटोग्राफ, ये यहीं से फोटोन से आया है वर्ड जो आया है, फोटोन एनर्जी। और जहां लाइट पड़ती थी वहां पर एक पिक्चर इमेज बन जाती थी। कैमरा जब इन्वेंट हुआ तो फोटोग्राफ जो वर्ड आया है वो फोटोन से आया है। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का इलेक्ट्रॉन से संबंध, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं रखे होते हैं, कई बार घर में छतों के ऊपर भी रखे होते हैं, या हम घड़ी वॉचेस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। सनलाइट से एनर्जी लिबरेट हो जाती है,
और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल की तरह से यूज होती है, हमें कोई केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने से पहले मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ लेता हूं, किसी का डाउट कुछ है तो बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हम करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने के लिए मैं पहले कुछ एक चीज बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन बता रहा हूं। एक एटम है मेरे पास, उस एटम का एक शेल है, इसके आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहता हूं और इनफाइनाइट शेल में इसे भेजना चाहता हूं, दैट मीन्स आयोनाइजेशन करना चाहता हूं। इसका नाम था ए एलिमेंट का। एक इलेक्ट्रॉन माइनस होकर इसने बना दिया ए पॉजिटिव, ये आयन बन गया। इसके बाकी शेल्स अंदर हैं, वो जो के तू रहे, न्यूक्लियस ये शेल जो के तू रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके कैटायन बन गया। इस प्रोसेस को आपने आयोनाइजेशन बोला। ये आयोनाइजेशन में जो एनर्जी देनी पड़ी आपको, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? साइज से एटम के। एटम का साइज अगर बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। साइज ऑफ एटम इनवर्सली रिलेटेड है ये। एक एटम है छोटा, इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए मुश्किल क्योंकि न्यूक्लियस इसके बिल्कुल पास है पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। एक एटम है बड़ा, बड़ा एटम मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को आप हटाना चाहते थे उसका डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से काफी दूर है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से डिस्टेंट है, तो अट्रैक्शन इज ग्रेटर। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी इज ग्रेटर। ये पॉजिटिव चार्ज दूर पड़ गया नेगेटिव से, अब ये इसे कम खींच पा रहा है, इसकी फील्ड पॉजिटिव चार्ज की जो इसे अट्रैक्ट कर रही थी वो कम हो गई है। मैं बोलूंगा लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन अगर है तब क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जानी चाहिए। पीरियडिक टेबल है एक आपके पास, ऐसा कुछ एक बना हुआ है, देखी होगी आपने कभी। एक टेबल सी होती है, उसमें एलिमेंट लिखे होते हैं, 108 एलिमेंट हमने ये अरेंज कर रखे हैं सारे के सारे। ये जो शुरू में मेंबर्स होते हैं पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे बड़े मेंबर्स हैं ये। साइज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट यही होता है, उसके बाद उससे छोटा साइज, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, कम से कम ही होते चले जाते हैं। यानी अगर साइज का गोल्ड मेडल दिया जाए साइज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ग्रुप को गोल्ड मेडल मिलेगा। सबसे पहले ग्रुप में कौन आ रहा है? सोडियम, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब पहले ग्रुप के मेंबर हैं और हम इनको बोलते हैं एल्केली मेटल्स। ये सारी बातें आपके रेंज की हैं, रेंज से बाहर की नहीं है। एल्केली मेटल्स हैव लार्ज साइज। अगर एल्केली मेटल का कौन कौन से एल्केली मेटल? पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम, सो दे हैव लार्ज साइज होने के कारण, ये थ्योरी मैंने आपको बताई, लार्ज साइज होने के कारण दे हैव
लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, कम एनर्जी में काम चल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिली एकदम ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, तैयार बैठा रहता है। जो एल्कली मेटल है वो रेडी बैठा है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जरा सी एनर्जी दो और एकदम इलेक्ट्रॉन दे देगा, सस्ता है इसका इलेक्ट्रॉन, महंगा नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी में ये आपको दे देगा, उठा करके ले जाओ जी। एल्कली मेटल की भी बात करते हैं, ये तो बात पूरी पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप की हुई। अब अगर मैं ग्रुप में अप टू डाउन मूव करता हूं तो भी साइज बढ़ता है। इस पूरे ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में बहुत सारे एलिमेंट है, पहला लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबोडियम है, फिर सीजियम है। इनको अगर साइज वाइज देखते हो तो लिथियम छोटा है, सोडियम एटम बड़ा है, पोटेशियम और बड़ा होता है, रुबोडियम और बड़ा होता है, सीजियम तो बहुत बड़ा होता है। तो एक तो ये सबसे बड़े एलिमेंट, इन बड़े एलिमेंट में भी लास्ट में बढ़ते बढ़ते सीजियम एंड रुबोडियम, दो एलिमेंट ये ऐसे हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि लाइट एनर्जी काफी है इनके इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। लाइट जो आ रही है ये रेडिएशन ही है, लाइट में एनर्जी है। जब ये एनर्जी गिरती है किसी एक एटम पर और वो एटम ऐसा है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एनर्जी इसे मिली, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर एनर्जी में पहुंचना था इसे एनर्जी, लेकिन इसके लिए काफी थी इतनी, और ये हायर की जगह इनफाइनाइट में पहुंच गया, आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी जिन एलिमेंट की, कंक्लूजन बता रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी जिन एलिमेंट की कम होती है वो सनलाइट से, विजिबल रेंज से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं। इस घटना को, इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो, फोटोन, कहां से आया फोटोन? फोटोन आया लाइट से। उस फोटोन को किसने एब्जॉर्ब किया? इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से एनर्जी पैकेट मिल गया। एनर्जी पैकेट 1 मिला, 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 15 मिले, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। बढ़ गई तो ये जंप लगाएगा ही, जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है वो कहाँ बैठता है एक जगह, वो तो कूदता है। जब कूदेगा तो कूदने के बाद तो ये बाहर निकल गया, बाहर निकला तो इसका आयोनाइजेशन हो गया। डेफिनेटली एक फिक्स एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया, थोड़ी एनर्जी दी और कम कर दी एनर्जी, और कम कर दी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी दी इसे। अब दी तो सही, जंप तो लगाएगा लेकिन दीवार नहीं पार कर पाएगा ये, बैरियर, दीवार मतलब बैरियर नहीं पार कर पाएगा। जैसे कोई बच्चा है मार्क्स ला रहा है, पास नहीं होता हर बार। वो कल मैं देख रहा था बजरंगी भाईजान, वो हर साल बेचारा वो रह ही जाता है थोड़े नंबर से। तो क्या था, उसके मान लो 50 मार्क्स जो है वो पासिंग के हैं, 50 मार्क्स पासिंग के अगर हैं तो क्या होगा, मान लो कोई 49 ले आया, नहीं जंप कर पाया, 48 ले आया, नहीं कर पाया, 30 ले आया तो और कम रह गई, 51 ले आया तो पार हो गया। तो अगर इतना कैलिबर है इस फोटोन में कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इसकी है, तो ये पार निकल जाएगा। यानी जो एनर्जी हम बाहर से देंगे, अपनी मर्जी नहीं है कि कितनी भी दे दो तो काम चल जाएगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बराबर एनर्जी अगर आपने बाहर से दी, यानी एक फिक्स रेडिएशन देना होगा, और वो रेडिएशन वेरी करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट। क्यों वेरी करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट? किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किसी स्कूल में पासिंग मार्क्स 30 हैं, किसी स्कूल में पासिंग मार्क्स 20 हैं, किसी में 50 है, तो यहां पास होना मुश्किल है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है,
पेपर सेम आता है, तब की बात हो रही है। तो क्या होगा, यहां जंप लगाना आसान है, यहां जंप लगाना, सुनते होंगे आप बहुत सारे स्कूल ऐसे जी वो तो पास ही कर देते हैं आराम से। यानी अब यहां क्राइटेरिया अलग है, लेकिन एनर्जी अगर अलग अलग है एटम की, एक एटम की आयनाइजेशन जी 30 है, एक की 20 है, एक की 50 है, तो 20 वाले में तो आसानी से कम एनर्जी पर भी काम ये पार निकल जाएगा, 50 वाला तो ज्यादा भी दोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो बातों पर डिपेंड करता है, एक बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो उस एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी दे रहे हो, कितनी एनर्जी देनी चाहिए इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, कम से कम इतनी कि वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो। ज्यादा दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा दी तो निकल तो गया वो। मान लो पासिंग मास 50 थे, आ गए 90, तो ये 40 तो सरप्लस है ना। ये 40 जो सरप्लस हैं ये इसकी डिस्टिंक्शन बनाएंगे, ये इसके काम आएंगे, ये इसको बाकियों से ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर बनाएंगे, जितनी जितनी ज्यादा एनर्जी मिलती चली जाएगी। तो अभी हम इसको डिटेल से करेंगे, इसी कंसेप्ट को, इसी बात को डिस्कस करेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेता है जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, तो बस वो आयोनाइज हुआ है। आयोनाइज होने के बाद एडिशनली कुछ नहीं है, बस वो पास हुआ है। पास होने के बाद एडिशनल नंबर कहां से शुरू होंगे, अगर 50% पासिंग मार्क्स हैं तो 51, 52, 53, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो ज्यादा आप जितनी भी दे दो एनर्जी, लेकिन मिनिमम हमें एक लिमिट देनी पड़ेगी। वो मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर या आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर का मतलब एक वॉल है, कोई इसे पार करना चाहता है, या बॉल से पार करना चाहते हो, किसी ने थ्रो किया यहां तक बॉल आ पाई, किसी ने और थ्रो किया यहां तक आ पाई, किसी ने और थ्रो किया यहां कॉर्नर पे आके वापस आ गई, किसी ने थ्रो किया यहां पर आ गई। ये एक मिनिमम बैरियर है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। एक फिक्स लेवल है, उससे ज्यादा अगर आपने एनर्जी का रेडिएशन, एनर्जी की लाइट इस इलेक्ट्रॉन को दी है तो ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। बस ज्यादा थोड़ा सा जंप करेगा, लोअर एनर्जी से हायर में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, लोअर से हायर में आ गया, आयोनाइज नहीं हुआ। लेकिन आयोनाइजेशन तो तब है जब ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पार निकल जाएगा। तो ये मैंने थ्योरी बताई जितनी मैं बता सकता था। अब आपका काम है सुनना, फोकस के साथ सुनना। जितना अच्छा लिसनर होगे आप उतने अच्छे लर्नर होगे। 70% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अच्छे अच्छे लोग अच्छे लिसनर नहीं होते। लर्निंग की जरूरत है, लिसनिंग में लर्निंग की जरूरत है, इवन मुझे भी है। और सुनने का मतलब यही नहीं होता कि बस मैं शांत होकर बैठ जाऊं एक पोस्चर में, बस उसे सुन रहा हूं बात को। सुनने का मतलब बहुत गहरा होता है। यू मस्ट बी ए गुड लिसनर इफ यू वांट टू बी ए गुड लर्नर। 80% काम पूरा हो जाता है अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करते हो। आगे जब चलोगे बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में, काम करोगे, जॉब करोगे, तो कम्युनिकेशन स्किल एक वर्ड आता है। कम्युनिकेशन स्किल में 80% इज लिसनिंग, नॉट स्पोकन। सारी दुनिया बोलने के चक्कर में लगी रहती है। बोल वही सकता है जो सुन सकता है। जो अच्छा सुनना जानता है वो 10 पेज को एक लाइन में बोल देगा। अच्छा लिसनर बनने के लिए आप कुछ ना करो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखाता। बस डिसाइड कर लो, आप इस बात की अहमियत को समझ लो कि हमें अच्छा लिसनर बनना है। बस इतनी बात रोज 1 मिनट के लिए खुद डिसाइड कर लो कि आई वॉन्ट टू बी। आप लोग का सबकॉन्शियस आपको रास्ते बताना शुरू कर देगा खुद। सारे के सारे
जो एनर्जीज हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आप डिसाइड करना शुरू कर दो। आप ये डिसाइड कर लो कि हमें अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि अच्छा लिसनर ही अच्छा लर्नर होता है। अच्छा लिसनर ही अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। सारी दुनिया यही जानती है कि कम्युनिकेशन करने का मतलब बोलना, स्पोकन स्पोकन इंग्लिश। जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो जी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखता है। अच्छा सुनने वाला 80% की बात मैं कर रहा हूं, 20% बचता है बस बोलना। जो अच्छा सुनना जानता है वही अच्छा बोल सकता है, वही अच्छा प्रोसेस कर सकता है अपने दिमाग में। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूं कि सुनना सीखो। अब कैसे सीखोगे? कोई बुक थोड़े ही पढ़ोगे। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कभी गूगल सर्च लगा दो मेरे बोलते ही, हाउ टू बी ए गुड लिसनर। ऐसा मत करना। बस डिसाइड कर लो अपने दिमाग में कि आपको अच्छा लिसनर बनना है, दैट्स ऑल। आपका दिमाग खुद जवाब देगा। आप एक बार पूछो तो सही। सबसे बड़ी गूगल सर्च आपका दिमाग है, और सच्चा है वो, किसी दूसरे का आंसर नहीं है, वो आपका अपना आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स shows that electron are ejected from the surface of certain metal। सरफेस मतलब एक मेटल लिया मैंने। अब जो एटम लाइट के कांटेक्ट में आएंगे वो सरफेस वाले ही तो आएंगे। जो इसके अंदर एटम है, यहाँ बीच में सपोज करते हैं कि एक मोटी शीट है, तो यहाँ बीच में जो एटम है उस पर तो लाइट पड़ेगी नहीं, लाइट तो इस पे पड़ेगी। तो सरफेस की बात की गई ऑफ ए सर्टेन मेटल। सर्टेन मतलब दुनिया के सब मेटल नहीं। आयरन पे कोई लाइट डाल के कुछ नहीं भला होने वाला है, क्योंकि आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कुछ फिक्स मेटल्स हैं ये जिन पर लाइट डाल करके काम चलता है। कौन से हैं? सीजियम है, पोटेशियम है, रुबोडियम है। मैंने डिटेल बता दी अभी आपको। एल्केली मेटल्स ग्रुप 1 के मेंबर्स, और वो भी हैवी वाले, व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ये बात बताने में मैंने बहुत देर लगाई है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी चल जाएगी। थ्रेशोल्ड, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ। क्यों बोल दिया भैया कम? दो को तो ज्यादा बोल दिया, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। एच न्यू था, न्यू की जगह क्या रखा था मैंने? सी ओवर लैम्डा। तो न्यू इनवर्सली रिलेटेड विद लैम्डा। न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो न्यू बढ़ेगा। ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चाहे फ्रीक्वेंसी से रिलेट करो, चाहे वेवलेंथ से रिलेट कर दो। दोबारा सुनो बात को। जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हैं तो हमें एक एप्रोप्रिएट एनर्जी की रेडिएशन इसको देनी होगी। ये एनर्जी इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन हटने का चांस बढ़ेगा। एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन हटने का चांस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ जैसे जैसे आप कम करोगे मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मींस एनर्जी बढ़ाओगे, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन हटने का चांस बढ़ता चला जाएगा। भाई अभी पहले भी एक ऑर्डर भी पढ़ा है आपने, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है तो एनर्जी कम होती चली जा रही थी। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम थी क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी थी, इनवर्सली रिलेटेड।
तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ी बातें नहीं है, सैकड़ों क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, प्रोवाइडेड के इसी लाइन को आपने समझ के पढ़ा है, रट करके नहीं पढ़ा। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं, ये जो होता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कौन से फिनोमेनन को? जब कोई लाइट आकर के किसी एटम पर इरेडिएट होती है, इंसिडेंट लाइट आती है और उससे इलेक्ट्रॉन हट जाता है, इलेक्ट्रॉन हटने के बाद ये आगे मूव कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हटने का ये प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक, दो शब्द हैं इसमें, फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाएगा। एक बात मैंने ये डेफिनेशन बताई। अब हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर कंसीडर करते हैं तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन हटा इस प्लेट से, मान लो रेडिएशन मैंने यहां पर इंसिडेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसकी तो दुनिया बदल गई भाई, ये तो ठीक ठाक एटम में घूम रहा था, अब ये तो फ्री हो गया, ये तो परेशान हो जाएगा कि अकेला इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी दुनिया, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, तब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए मतलब यहां कहीं पॉजिटिव प्लेट अगर इसे मिल जाती है, तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। जो सर्किट पहले क्लोज नहीं था, एक उसी ट्यूब को कंसीडर करो जहां हमने हाई प्लेट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर सॉरी, हाई वोल्टेज पर हमने कैथोड रेज बनाई थी। ये वैसा सा ही प्रोसेस है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है, कुछ मिलता जुलता सा प्रोसेस है लेकिन उससे अलग है। हमने क्या किया था? यहाँ हाई वोल्टेज किया था, अब हम हाई वोल्टेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ आयोनाइजेशन कराया था, अब आयोनाइजेशन नहीं करा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले रहे हैं, इस प्लेट पर मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं है, बस एक प्लेट है ये, और ये एक साइड प्लेट पॉजिटिव है, कोई आयोनाइजेशन नहीं कर रखा है हमने, कोई हाई वोल्टेज नहीं है, जस्ट इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया। अब रेडिएशन मैंने इस पर लाइट एमिट कर दी। जब लाइट एमिट की तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर ये फ्री यहां पर खड़े हुए हैं, पॉजिटिव की तरफ रन कर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ रन कर जाएंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ये वो प्रोसेस नहीं है जो हमने पहले किया था, दैट प्रोसेस वाज आयोनाइजेशन, गैस का आयोनाइजेशन किया था वहां। ये अलग टाइप का प्रोसेस है एक। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यहां डिटेक्शन लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ या नहीं हुआ। ये जस्ट एक बताने के लिए कि प्लेट से लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट था बस। ये फोटो सेल नहीं है, दिस इज नॉट फोटो सेल। कभी आप समझो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ये तो हमने जस्ट ये साबित किया, यहां से प्रूव किया कि किसी मेटल की प्लेट पर अगर रेडिएशन आकर के गिरता है E इजिकल टू एच न्यू के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन वो एमिट करता है। प्लेट से, किसी मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का एमिट कर जाना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये इफेक्ट है, आप इसे कंसीडर करो। ये प्लेट है एक, इस प्लेट को डिटेक्टर बोलते हैं हम, सॉरी ये प्लेट, मेटल प्लेट, डिटेक्टर ये दूसरी तरफ जहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं। लाइट हमने इस पर ला करके एमिट की और ये मेटल जो था, ये मेटल सीजियम या रुबिडियम मेटल से बना हुआ है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ये लाइट आके इरेडिएट हुई, यहां से एनर्जी एमिट हुई, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाकर के कोलाइड कर गए, सर्किट क्लोज हो गया।
जब यहाँ कोलाइड किए तो यहाँ पर हमने कोई डिटेक्टर रखा जिससे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो रहे हैं। जिंक सल्फाइड भी लगा सकते हैं और भी कोई काम कर सकते हैं। वैक्यूम चैम्बर ये इसलिए लिया ताकि और कोई गैस इन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड ना करे। लेकिन बस कैथोड रे ट्यूब में और इसमें फर्क क्या है, वहां हम लाइट थोड़ी ला रहे थे, वहां हम हाई वोल्टेज कर रहे थे। यहाँ ये वोल्टेज हाई नहीं है, जस्ट सिंपल सी नॉर्मल सी बैटरी। जैसे जैसे हम लाइट ज्यादा रेडिएट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और ज्यादा होता चला जाता है। तो ये जस्ट एक फोटो सेल नहीं है, ध्यान रखना। ये दिस इज नॉट फोटो सेल या सोलर सेल जिसे आप कहते हो। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये बताया कि किसी प्लेट पर रेडिएशन डालने से एनर्जी एमिट कर जाती है। ये कितनी एनर्जी है, एच न्यू के इक्वलेंट। अब फर्दर हम इसे अगर और आगे बढ़ाते हैं, लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि किसी भी मिनिमम अमाउंट, ये हम डिस्कस कर चुके क्लास में डिटेल से, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक करेगा। अगर क्लीन मेटल मतलब डर्ट की लेयर जमी हुई है, वो लाइट वहां पहुंच ही नहीं पा रही है, तो क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। इसके सरफेस पर जब आके और वैक्यूम चैम्बर ये होना जरूरी है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएंगे और डिटेक्टर से ये मेजर कर लिए जाएंगे। और ये डिटेक्टर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बता देगा, कितनी देर के बाद पहुंचे यहां से यहां तक, कितनी देर में पहुंचे, वेलोसिटी। ये काइनेटिक एनर्जी, ये बात नहीं आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो, नई बात फिर यहां से शुरू हो जाती है, एक एडिशनल बात और नहीं आ जाती। मेटल की प्लेट है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ आ गया आपको, सिंपल है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रेडिएशन यहां आता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। ये एनर्जी हमें ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एच सी ओवर लेमडा एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है। मान लो हमने ज्यादा एनर्जी दे दी इसको, ऐसा समझो कि आपको कोई चीज खरीदनी है, अपनी मनपसंद कोई चीज खरीदनी है। एक सपोज करते हैं आपको मोबाइल खरीदना है और वो 20,000 का है, ऐसा मान लो। गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं वैसे तो, मन में इच्छा जाग ना जाए कहीं, लेकिन चलो बढ़िया लगता है इसलिए। एक 20,000 का एक एवरेज सा मोबाइल आपको खरीदना है। आपने, ठीक है, उसको अगर खरीदना है तो आपके पास टोटल अमाउंट जो आपको मिला, कुछ आपने घर से लिए, कुछ आपने अपने पॉकेट मनी मनी बैंक खोला अपने सब जगह से, कुछ मम्मी से लिए, कुछ पापा से लिए, तो आपके पास 28,000 हो गए टोटल। आप गए मार्केट में, 20,000 का पसंद आ गया तो 8,000 रुपए बच गए। 20,000 तो गए, उसकी जगह तो हमने ले लिया मोबाइल। या इसको ऐसे सोचो कि बहुत सारे लोग गैजेट्स फ्रीक नहीं होते मेरे जैसे, वो घूमना पसंद करते हैं, कहीं ट्रैवल करना है सपोज करते हैं, आपको यहां से एक्स से वाई जाना है, सपोज करते हैं लद्दाख ले जाना है मुझे यहाँ से। तो मेरे पास, मैं अपना हिसाब लगाता हूँ, पैसे ही जितना हुआ, टिकट शिकट हो गया मेरा, मान लो 30,000 का खर्चा आ रहा है टोटल। 50,000 मैंने देखा, सारा पूरा हिसाब किताब लगा के मेरे पास 50,000 था, तो मैं यहां से जाके वापस आ गया, 30,000 खत्म हो गए, 20,000 मेरे पास बच गए। तो ये तो मैंने कंज्यूम कर लिए। यूज कितने कर लिए, यहां से जाने में, ट्रेवल करने में 30,000 यूज कर लिए, बच गए कितने, 20,000। वो मेरा सरप्लस है। बस ये एग्जांपल लेकर के आगे चलना है। अब ये कहां गए, कोई पूछे किसी से कि 30,000 कहां है, तो मैं कहूंगा वो तो मैंने भोग लिए भाई वो तो यूज कर लिए, यूज कर, वो दिखेंगे नहीं ना, मोबाइल तो चलो दिख जाएगा, लेकिन ये तो मैं घूम आया अभी।
ये तो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। यही कंडीशन मैं अप्लाई करता हूं इलेक्ट्रो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। एक एटम है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हटाने में सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कुछ एनर्जी चाहिए। मान लो एनर्जी 15 जूल चाहिए, मुझे नहीं पता कितनी होगी, ये तो बड़ी अलग सी लिख दी मैंने, लेकिन लेट समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आपने इसको बाहर से एनर्जी दे दी 20 जूल, तो 15 जूल एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन हटाने में। ठीक है, एनर्जी इसको मिली थी 20 जूल, 15 जूल यूज हो गई तो बच गई 5 जूल। वो 5 जूल एनर्जी का क्या होगा? वो 5 जूल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम आएगी। ये बात समझ। अगर तो आपने सिर्फ इसको 15 जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने 14 जूल दी, तो ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, आजाद नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, मुझे यहां से लद्दाख जाने में 30,000 चाहिए थे मेरे पास 25,000, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। टिकट वाले से ये थोड़ी कहूंगा कि 5,000 बाद में दे दूंगा। वो कहेगा भैया इकट्ठे करके लाओ प्लीज पहले। तो ऐसे थोड़ी ना टिकट मेरा बन जाएगा। कम में तो कुछ भी नहीं, हाँ एग्जैक्टली है मेरे पास, पूरे पूरे हैं, ठीक है। मान लो यहां से मुझे लद्दाख जाने में ठीक टिकट ही मेरा 25,000 का है और 25,000 मेरे पास है, तो वहां जाके मैं उतर जाऊंगा। उतरने के बाद मेरे पॉकेट में कुछ नहीं, अब मैं खाली खड़ा हूं, बस खड़ा हूं, एनर्जी जीरो है मेरी। मीन्स अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटने में 15 जूल एनर्जी चाहिए और 15 ही आपने दी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब ये बस बाहर निकल के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है, अब इसके पास ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं है। दैट मीन्स, हाँ, अगर आपने 200 जूल एनर्जी इसे दे दी तो बहुत सारी मिल गई, ये तो निकलने के बाद कूदता फिरेगा। अभी तो मेरे पास 185 जूल एनर्जी बची हुई है। 185 जूल, क्योंकि 15 जूल तो हटाने में इस्तेमाल हो गई, खर्चा हो गया किराए में, बाकी जो बच गई एनर्जी वो 185 जूल बची। वो 185 जूल अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा। दैट मीन्स, अब बात सुनो ध्यान से, जो एनर्जी हम बाहर से देते हैं वो दो काम करती है, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बाहर से हमने दी, अगर वो आयनाइजेशन एनर्जी से कम है तो आयनाइजेशन फिर नहीं हट पाएगा, ये फिर तो जा ही नहीं पाएगा ये आगे। लेकिन जो एनर्जी दी अगर एग्जैक्टली बराबर है तो आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। जो एनर्जी अगर आपने दी वो एनर्जी ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी है वो यूज करने के बाद जितनी एनर्जी बची, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के काम आएगी, वो उतना तेज दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा एनर्जी इसके पास बचेगी। वो अमाउंट एनर्जी का जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, उसको हम ई नॉट बोल देते हैं। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के काम आती है, एग्जैक्टली दैट मीन्स इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर हम एक ही टर्म लिख सकते हैं, तो हम करते ही आ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो अगर सिर्फ उतनी एनर्जी आपने दी तो ये हो जाएगी ई नॉट, एच न्यू नॉट, यानी वो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आपने दी एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड था। अब हम इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने एनर्जी ज्यादा दी है तो एनर्जी ज्यादा देने का मतलब क्या हो जाएगा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं।
इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी जो कि एच न्यू के इक्विवेलेंट है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एच न्यू 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगी इक्वल इस एनर्जी के जो बाहर से आपने दी है वो दो काम करेगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। ये कहलाता है वर्क फंक्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी को यहां हम नाम दे देते हैं वर्क फंक्शन। और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाहर से जो रेडिएशन यूज किया जाता है उस रेडिएशन में जो एनर्जी दी जाती है वो दो काम करेगी। दो काम में से पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हटाना, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। ये बात इतनी आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका मेन काम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था वो पूरा हो गया। इसके बाद अगली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, वो